हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी जब पढ़ते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमारे सामने आती है वो अगर आप देखोगे तो वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसकी आज हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके बगैर हम लोग रह ही नहीं पाते। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंटर पकड़ के रखा है, अगर मैं इसको आगे पीछे करता हूँ तो शायद यहाँ की जो स्लाइड्स होगी वो भी आगे पीछे चली जाएगी। हम लोग कितना इजीली घर में बैठ के टीवी का जो चैनल होता है वो चेंज करा देते हैं विद द हेल्प ऑफ ए रिमोट कंट्रोल। बस ये छोटा सा डिवाइस है जो टीवी को ऑपरेट करता है। बस उसी तरीके से काफ़ी बड़े बड़े लेवल पर भी हम लोग रिमोट कंट्रोल की हेल्प से डिवाइसेस को कंट्रोल कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर सैटेलाइट जो होता है, सैटेलाइट स्पेस में की इमेजेस जो होगी वो इमेजेस हमारे पास भेज सकता है। उस सैटेलाइट को हम लोग यहाँ से सिग्नल भेज सकते हैं, वो उस सिग्नल को एब्जॉर्ब करता है, एक्सेप्ट करता है, उस हिसाब से वो जो होगा वो ऑपरेट कर पाता है। ये जो चीज़ें हैं, देखिए रोवर जो मार्स पर है वहाँ की पूरी इंफॉर्मेशन हम तक पहुँचा रहा है। आज कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, उपलब्धियां हैं साइंस की कि जो वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जितना इजीली हम लोग आज इसको इस्तेमाल कर पाते हैं, इस पर कई लोगों ने कई सालों तक काम किया है और वो तब जाके आज हम इसका जो है बेनिफिट उठा पा रहे हैं। देखिए ये दो फोटोग्राफ्स मैंने दिया है, आपको यहां से समझेगा। ये नासा ने एक तरीके से जो फोटो दिया है विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप कि कहीं दूर, हजारों किलोमीटर दूर, जहां पर नए प्लैनेट्स, नए स्टार जन्म लेने वाले हैं, फॉर्मेशन होने वाला है, उससे रिलेटेड ये फोटोग्राफ है। कई दूर वाला जो प्लैनेट होगा उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन हमें मिल पाती है। वो किस गैस से बना है, उसकी सतह जो है ठोस है या नहीं है, वहाँ रहने लायक जीवन है या नहीं है, ये सारी चीज़ें। आपने कभी सोचा है हम लोग, ये साइंटिस्ट किस तरीके से इस कंक्लूजन पर पहुंच पाते हैं? देखिए वहाँ हम लोग तो कभी गए नहीं है, लेकिन वहाँ से एक इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, कंटिन्यूअस वो इंफॉर्मेशन आ रही है, एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। वो रेडिएशंस अलग अलग तरह की हो सकती है, इंफ्रारेड रेडिएशंस भी हो सकती है, माइक्रोवेव रेडिएशंस भी हो सकती है, गैमा रेडिएशंस भी हो सकती है, और मेजर पार्ट जो है जो आपको यहां पर दिख रहा है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ विजिबल लाइट वी हैव रिकॉर्डेड सच थिंग्स। लेकिन जो लाइट है, लाइट को सिर्फ अगर हम लोग वेव के फॉर्मेट में पढ़ना शुरू कर देते हैं तो ये सिर्फ आधी स्टोरी होगी, क्योंकि आधी स्टोरी जो है लाइट की वो बता रही है कि लाइट बिहेव्स एज अ फोटोन। कई सालों तक जो मिस्ट्री रहा है लाइट, तो उस पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा मेजर डिस्कशन वाला जो टॉपिक है वो है फोटॉन्स, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हमें बैकडेट में जाकर ये समझना पड़ेगा कि लोगों ने काम कैसे करना शुरू किया, कि लाइट एग्जैक्टली क्या है। देखिए हम लोग काफ़ी क्यूरियस हैं। एक चीज़ तो जो है कि हम लोग उस पर सोचना शुरू कर देते कि चलो भैया मुझे ये सारी चीज़ें जब दिख रही है तो मुझे दिख क्यों रही है, हाउ माई आईज आर वर्किंग। ये जो है, चलो उसको मैंने लाइट बोल दिया, लाइट में भी फिर 7 कलर जो हो गया वो स्पेक्ट्रा हो गया। ये सारी चीज़ें चलो उस समय पता थी, तो साइंटिस्ट लोगों ने उस पर काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ऑब्वियसली न्यूटन के पहले भी कई लोगों ने इस पर सोचा होगा, लेकिन न्यूटन जो है पॉपुलर है, तो उन्होंने जो थ्योरी दी है वो लोगों ने काफ़ी हद तक एक्सेप्ट की। तो न्यूटन के अनुसार लाइट जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्मेट में होता है, उनको कॉर्पसल्स कहा जाता है, कॉर्पसल्स। तो अगर मैं एग्जैगरेटेड लैंग्वेज में बोलूंगा, यहां पर बड़ा कॉर्पसल है तो रेड कलर, और उनकी कई सारी प्रॉपर्टीज बताई गई। काफी सारे लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट भी किया, क्योंकि न्यूटन ने बताया ना भाई, दूसरे किसी ने बताया नहीं। तो पार्टिकल वाला जो कॉन्सेप्ट था वो न्यूटन ने बताया, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे लोगों ने उसको डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि काफ़ी सारी उसमें ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स इन द सेंस काफ़ी सारी चीज़ों को वो प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। दूसरी जो थ्योरी है वो है ह्यूजेन से रिलेटेड। ह्यूजेन, इन्होंने कहा कि लाइट जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव के फॉर्मेट में ये ट्रैवल करती है स्पेस में से, और उसको ट्रैवल करने के लिए एक मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट है। बस यहीं पे भाई साहब गलत हो गए हैं। तो इनकी जो थ्योरी है कुछ हद तक हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ बेसिक फिनोमिनन्स को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से लाइट को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो ये जो इनकी थ्योरी है लाइट वाली, कि लाइट एज अ वेव, वो भी डिस्कार्ड हो गई।
फिर धीरे धीरे देखिए, मैं यहाँ पर मैक्सवेल इनके बारे में बात करूँगा, लेकिन फैराडे इन्होंने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम किया तो उनका एक बेसिक चीज़ जो उन्होंने कंक्लूड की थी कि वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर पाती है। तो इन्होंने उसको और इम्प्रोवाइज़ किया, काफ़ी हद तक वो उनसे इम्प्रेस्ड थे फैराडे से, तो उनकी ही थ्योरी को मॉडिफाई करके, गॉस थ्योरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थी उसको मॉडिफाई करके, या फिर एम्पियर्स जो सर्किटल लॉ था उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करा के, ये सारी चीज़ों को मिला के उन्होंने कुछ इक्वेशंस दे दिए और उस पे से उन्होंने थियोरटिकली बताया कि एक्सेलरेटिंग जो चार्ज होता है, चार्ज अगर एक्सेलरेट होता है तो इट शुड रेडिएट। और उसी बेसिस पर उन्होंने ये प्रूव कर दिया मतलब मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि लाइट जो है यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसकी जो स्पीड होगी दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसको मटेरियल मीडियम की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, वैक्यूम थ्रू भी ये पास हो सकता है, इसको कोई मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जब ये मीडियम के अंदर चले जाएगा तो उसके स्पीड पर फर्क पड़ेगा, लेकिन यहाँ जो बेसिक उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये है कि चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट होता है तब ये वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और उसको परपेंडिकुलर वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होती है। चलो ठीक है, इनका भी जो था इस पर काफ़ी सारे लोगों ने काम किया, काफ़ी सारी थियरीज जो है वो मतलब फिजिक्स में काफ़ी सारे ऐसे फिनोमिनन्स थे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हेल्प से प्रूव होना शुरू हो गए। उस पर कई साइंटिस्ट ने काम किया, हम लोग धीरे धीरे आएंगे, लेकिन मैक्स प्लैंक इन्होंने थोड़ा उस थ्योरी को और मॉडिफाई किया। कैसे मॉडिफाई किया वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इनके अनुसार लाइट जो होगा वो इन टर्म्स ऑफ क्वांटा होगा। हालांकि उन्होंने पूरा उस समय वो बता नहीं पाए थे, लेकिन जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला कॉन्सेप्ट है उसकी हेल्प से उन्होंने बताया है कि जो रेडिएशंस हो गए ना वो इन टर्म्स ऑफ क्वांटा हो गए, एनर्जी पैकेट के टर्म में हो गया। और उसको बहुत बेहतर तरीके से फिर आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया कि उसको नाम दिया गया फोटोन। हालांकि देखिए 1905 में आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले कॉन्सेप्ट पर काम किया जिसके लिए उन्हें आगे चलकर नोबेल प्राइज़ भी मिला। लेकिन 1926 में फिर वो नाम पड़ा कि जो एनर्जी पैकेट है उसको हम लोग फोटोन कहते हैं। तो आज फोटोन अगर बात करें तो बच्चों को पता है कि फोटोन क्या होता है। चलो हम लोग थोड़ा थियोरी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मैक्सवेल की जो थियोरी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाली थियोरी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है एंड दैट ट्रेवल्स अलोंग दी स्ट्रेट लाइन वी कैन से। अभी इस पर जो काम किया, देखिए इनको प्रूव नहीं करते आया, ये कोई एक्सपेरिमेंटली इन्होंने प्रूफ नहीं दिया है। उस पर जो काम किया है बाद में वो किया है हर्ट्ज ने। हर्ट्ज इन्होंने क्या किया, देखिए यहाँ पर दो रॉड दिख रहा है, यहाँ पर छोटे छोटे स्पेरिकल बॉल्स दिख रहे हैं, एक तरह का कैपेसिटर और इंडक्टर वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पर डलवा दिया, यहाँ पर एक तरीके से अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक सोर्स दे दिया और बस थोड़ी ही दूर कुछ फीट कुछ यार्ड्स की दूरी पर यहाँ पर एक तरीके से रिंग ले ली और रिंग में भी उतना ही गैप रखा जहाँ जितना यहाँ पर गैप था, और जो लेंथ है उसकी रॉड की वो भी बराबर उसी हिसाब से उन्होंने ली। यहाँ पर अगर मैं स्विच ऑन करता हूँ, अगर अल्टरनेटिंग सिग्नल यहाँ पर पास होता है तो यहाँ पर एक छोटा सा स्पार्क जनरेट होगा। जो स्पार्क यहां पर जनरेट होता है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या फिर विद इन नो टाइम यू कैन से सेम स्पार्क यहां पर जनरेट होता है। अगर मान के चलिए यहां पर इसको मैं अगर एलईडी बल्ब लगवा देता हूं, मान लीजिए एलईडी है मेरे पास या कोई बल्ब है, तो स्पार्क की जगह पर वहां पर मुझे ये ग्लो होते हुए दिखेगा। तो हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट जो था उन्होंने सक्सेसफुली ये चीज प्रूव करा दी कि जो लाइट है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो है ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो लोगों ने फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझ लिया कि भैया चलो लाइट का एक बार हमें पता चल गया, अभी फाइनली लाइट क्या है, लाइट एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अभी इसमें दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये उस समय के साइंटिस्ट जो थे उन्होंने समझ लिया। लेकिन एक और फिनोमिनन थी जिसे हम रेडिएशन चैप्टर में पढ़ते हैं, वो क्या, देखो मान लीजिए आयरन बार है विच इज हीटेड, तो इसके अलग अलग पोर्शन से आपको अलग अलग कलर दिख रहा होगा। तो ये क्या होता है, ये हीट एब्जॉर्ब करता है, एट द सेम टाइम इट इमिट हीट ऑल्सो और इट इमिट रेडिएशंस ऑल्सो। क्योंकि अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाली थ्योरी तो डेवलप हो चुकी है, तो लोगों ने उस पर काम करना शुरू कर दिया। उससे रिलेटेड जितने मतलब आप बोलोगे कि जितने सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन थे उन पर काम करना शुरू कर दिया। तो उसमें से ये एक था रेडिएशन वाला पार्ट।
अलग अलग जो कलर दिख रहा है उससे हमें पता चलता है कि ये मेटल का किस पोर्शन का टेम्परेचर कितना होगा। देखिए आमतौर पर हमारी जो बॉडी है, दैट बॉडी इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। जो लाइट इधर उधर से आ रहा है हमारी बॉडी पे, उसमें से कुछ परसेंट जो होगा वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब भी कर लेती है और एट द सेम टाइम आवर बॉडी इमिट ऑल्सो। तो एब्सॉर्प्शन इमिशन वाला जो चीज़ था वो रेडिएशन चैप्टर में आता है। तो अभी और डिटेल में उसको समझने के लिए ऐसी कोई बॉडी चाहिए थी कि जो परफेक्टली पूरी तरीके से 100% उसको एब्जॉर्ब कर ले। बाद में वो बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है ये समझना था। तो उस पर कॉन्सेप्ट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला। मतलब एक ऐसी बॉडी करा दी वहाँ पे तैयार जिसके अंदर ब्लैक, आप बोलोगे लैम्प ब्लैक कंसिडर कर सकते हो, जो कि ऑलमोस्ट 98% तक 98% तक जो वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन जब बॉडी एब्जॉर्ब करती है, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, तो उसके बाद होता क्या है, तो डिटेक्टर लगवा के अगर यहाँ पर देखा जाए उसके अंदर, तो ऐसा देखा गया कि इट रेडिएट्स, इट री रेडिएट्स। हालांकि यहाँ पर अगर येलो लाइट गिरा है तो येलो लाइट री रेडिएट नहीं होगा, अलग रेडिएशंस मिलेंगे। तो वो रेडिएशन वाला जो स्पेक्ट्रा है वो कुछ इस तरीके से मिला। देखिए 3000 केल्विन पर कुछ इस तरीके से मिला, 4000 केल्विन पर ये मिला, 5000 केल्विन पर ये मिला। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाली थियरी का बेस कंसीडर करके रेले एंड जीन्स, इन दोनों साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जो कोई इक्वेशन तैयार किया उससे सिर्फ यही एक कर्व मिल पा रही थी। तो अगर मेरा अप्रोच ये है कि लाइट जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसकी हेल्प से मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, तो मैं यहां आकर रुक जा रहा हूं। देखिए ये वेवलेंथ से रिलेटेड है। जैसा वेवलेंथ कम होता है तो हम लोग, वेवलेंथ कम होता है मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, ये बोल सकते हैं। वेवलेंथ कम हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो टर्म है एक तरीके से मिस्ट्री थी यहाँ पर। तो ये क्या हो रहा है समझ लो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहीं ना कहीं हमारा अप्रोच चेंज होना बहुत ज़रूरी था। उस समय मैक्स प्लैंक ने एक तरकीब लगाई कि कुछ ऐसा हो सकता है क्या, कि जैसे देखिए ऑलरेडी मैक्सवेल ने क्या बोला था, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल रेडिएट्स। तो अगर मैं ये लाइट जो अंदर जा रहा है तो शायद यहाँ पर मैं एक तरीके से ऑसिलेटर समझ लूँ, यहाँ पर मैं एक तरीके से एक ऑसिलेटर, जो एटम होगा उसको मैं एक तरीके से ऑसिलेटर समझ लूँ। और ये ऑसिलेटर जो है ऑसिलेट होता है, और ऑसिलेट जब होता है तो एक स्पेसिफिक लेवल से ही एनर्जी इमिट करता है, जिसको इन्होंने रख दिया यहाँ पर E इज इक्वल टू N टाइम्स एच न्यू। N टाइम्स एच न्यू, ये N टाइम्स एच न्यू है क्या, तो ये नंबर आ गया। जो नंबर होगा ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ नंबर होना चाहिए, और ये एक तरीके से एनर्जी। चलो उस समय इन्होंने इसकी हेल्प से वो जो ग्राफ है वो ग्राफ को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन वो खुद सेटिस्फाइड नहीं थे इस चीज़ से कि मैंने तो बता तो दिया है, लेकिन ये कैसे बता दिया मैंने, मतलब उसको वो पूरी तरीके से जस्टिफाइड, जो साइंटिफिक अप्रोच होता है ना कि नहीं साइंटिफिकली ऐसा होना चाहिए, वो वैसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे उसको। ठीक है, अभी देखिए और एक चीज़ मजे की जो है वो समझ लीजिए हर्ट्स एक्सपेरिमेंट में से। वो क्या चीज़ थी जिसको उन्होंने नोटिस नहीं किया, वो ये था, ये जो स्पार्क गैप है इनके बीच में स्पार्क जनरेट होता है। लेकिन और एक चीज हो रही थी, जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस किसी एक स्फेरिकल बॉल पर इंसिडेंट होता था, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो इसके बीच वाला जो स्पार्क है उसका काउंट बढ़ रहा है, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी इन द सेंस रिपीटेशन जो है, ऑफनली इट वाज अपीयरिंग, इसके बीच में ऑफनली दैट स्पार्क वाज अपीयरिंग। तो ये अल्ट्रावायलेट जब बंद कर दिया तो स्पार्क का जो था रेगुलर रूटीन, जब मैं ऑन करूंगा सिग्नल यहाँ से, मतलब उस समय हो रहा है, लेकिन सिग्नल दिया है और जिस समय स्पार्क होना चाहिए, क्योंकि करंट जब हाई होता है तभी स्पार्क होता था यहाँ पर, तो वैसा नहीं हो रहा है। ये बीच में अगर अल्ट्रावायलेट गिर गया तो यहाँ पे स्पार्क हो रहा है, तो वो जो चीज़ है वो समझ नहीं रही थी। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर मैं कंसिडर करके चलता हूँ और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, तो कई सारे वहाँ पर फेल्यूअर्स आए, नहीं एक्सप्लेन कर पाए। तो उस समय आइंस्टीन ने इसका बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने कहा कि जो मैक्स प्लैंक वाली जो थियरी थी उसको कंसिडर करें, और उनके हिसाब से उन्होंने जो कहा कि जो एटम्स है या फिर जो वहाँ पर ऑसिलेटर्स है वो वाइब्रेट हो रहा है और उस पर्टिकुलर n टाइम्स एच न्यू के पैटर्न में ही ऑसिलेट हो रहा है, उतना ही वो एनर्जी जनरेट कर रहा है, तो उतना ही एनर्जी वाला
क्वांटा, एनर्जी क्वांटा ये प्रोड्यूस्ड करेगा। तो एक क्वांटा अगर आता है तो उसका एनर्जी आना चाहिए एच न्यू। न्यू जो है यहां पर समझ लीजिए फ्रीक्वेंसी। हम लोग अभी बात कर रहे हैं क्वांटा के बारे में, एनर्जी पैकेट्स के बारे में। अगर मेरे पास n क्वांटाज है तो इनका मिला के टोटल इतना एनर्जी होना चाहिए था, ये टोटल एनर्जी होना चाहिए था। अच्छा, ऐसा कंक्लूजन उन्होंने क्यों लाया वो समझ लो। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, जब स्पार्क होता है इसका मतलब वो जो गैप है उस गैप के बीच में से इलेक्ट्रॉन एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर पर जंप कर पा रहा है। तो पहले नहीं कर पा रहा था, तो इलेक्ट्रॉन को किसी ने एनर्जी दे दी, और एनर्जी दे दी तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप हो गया, तो स्पार्क मिल गया मुझे। तो इलेक्ट्रॉन को जंप किसने कराया, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी किसने दिया? अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाली थ्योरी से मैं ये चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो एक दिक्कत जो आ रही थी वो ये थी कि अगर ये एनर्जी इंसिडेंट होती है तो उस समय वाला कॉन्सेप्ट था कि जो वेव फ्रंट होती है उस पर एनर्जी लोकलाइज्ड होती है। तो यहां पर जो एनर्जी, ये जो इंसिडेंट हो रहा है उसके वजह से एक मेटल में से अगर एक इलेक्ट्रॉन मुझे इजेक्ट करना है तो करीबन 1 महीने का समय लग सकता है। लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत अगर आप देखोगे तो विद इन 10⁻⁻⁹ सेकेंड, जिसको हम लोग फिलहाल के लिए बोल सकते हैं कि स्पॉन्टेनियसली इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। तो अप्रोच कहीं ना कहीं गलत हो रहा था। तो आइंस्टाइन वाला अप्रोच जो था ये था क्वांटा वाला। उन्होंने बेहतरीन तरीके से ये जो इफेक्ट था ये इफेक्ट समझाया। ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से इजेक्ट हो रहा है उस इलेक्ट्रॉन को नाम दे दिया फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब हम लोग विद द हेल्प ऑफ लाइट यहां पर इस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सकते हैं, मतलब वहां पर करंट जनरेट हो सकता है। जो मैंने शुरुआत में आपको बोला कि रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, यहां से हम लोग सिग्नल भेजते हैं, तो सिग्नल भेजने के बाद वो सिग्नल जब सैटेलाइट तक पहुंचता है तो सैटेलाइट उस सिग्नल को एब्जॉर्ब करता है, राइट, तो रिसीव करता है। हम लोग बेहतर तरीके से बोले तो रिसीव करता है। तो रिसीव करता है तो उसके अंदर डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल करंट पास होना चाहिए, क्योंकि वो तो पूरा के पूरा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है। तो जिसके अंदर करंट बहेगा तो उस हिसाब से वो डिसीजन ले पाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो यहां पर कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो क्या होगा, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हाउ इट वर्क्स। तो अगर प्रॉपर फ्रीक्वेंसी से, देखिए यहां पर फ्रीक्वेंसी वाली भी चीज आ गई। अभी गड़बड़ क्या हो जाती है इस समय, लाइट सही में है क्या? क्या लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या नहीं है, या फिर फोटोन है, या क्या है? तो आइंस्टाइन ने बहुत मतलब लास्ट में यही चीज़ बोली थी कि मेरे पास ऐसा कोई रियल लाइफ वाला एग्जाम्पल नहीं है कि जो मैं आपको बताऊं और उससे आप समझ सको कि लाइट एग्जैक्टली किस तरीके से बिहेव कर रहा है। लेकिन एक ही चीज़ उन्होंने बताई है, वो ये कि जब एब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस होती है या फिर इमिशन वाली प्रोसेस होती है, जब एब्सॉर्प्शन वाली प्रोसेस होती है या इमिशन वाली प्रोसेस होती है, उस समय जो लाइट है वो लाइट एक तरीके से फोटोन या फिर एनर्जी पैकेट की तरह काम कर रहा है। लेकिन जब ये ट्रैवल कर रहा है तो ट्रैवल करते समय ये वेव की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस तरीके से उसका बिहेवियर कुछ तरीके से बैलेंस्ड है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? ट्रैवल करता है तो वेव की तरह, और एब्जॉर्ब करता है या इमिट करता है तो फोटोन की तरह बिहेव कर रहा है। ये समझ लो आप यहां पर, ठीक है। तो अभी इसमें चलो कुछ चीजें हम लोग समझते हैं। अभी हम लोग यहां से फोटोन वाली थ्योरी को थोड़ा और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। एनर्जी इज नॉट स्प्रेड आउट, ये आइंस्टीन ने कहा था, नहीं होता है, बट कॉन्सेंट्रेटेड इन पैकेट्स। तो उन पैकेट्स को उन्होंने नाम दे दिया फोटॉन्स। देयर इज नो डिले इन द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल डिले नहीं होता है। ऑल फोटॉन्स विद द सेम फ्रीक्वेंसी कैरी सेम एनर्जी। देखिए अगर फ्रीक्वेंसी जितना है, एक ही समान फ्रीक्वेंसी हर एक को मिली है तो एक ही समान एनर्जी होनी चाहिए। मतलब एनर्जी इज कोरिलेटेड विथ फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली। ग्रेटर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर एनर्जी, बिलो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। देखिए क्या हो रहा है, तो एक स्पेसिफिक सुटेबल फ्रीक्वेंसी वाली वेव अगर वहाँ पे आती है, वेव या फिर उसको फोटोन बोलेंगे फिलहाल तो हम लोग, जो फोटोन इंसिडेंट होता है वो अगर सक्षम है उस इलेक्ट्रॉन को उसमें से बाहर निकालने के लिए, तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो उसको यहाँ पर नाम दे दिया है क्रिटिकल या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो उसके नीचे अगर फ्रीक्वेंसी नहीं है, उसके नीचे अगर एनर्जी मिल रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो पाएगा। सो नो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन टेक्स प्लेस। आगे चलो, ये बढ़िया हो गई। अभी हमें पढ़ना है कि ये फोटोन जो है, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मिल गया अभी हमें। ये फोटोन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसको समझ लो, किस तरीके से समझना है। तो ये तो एक तो होगा पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी। दूसरा
एनर्जी डिपेंड होती है किस पर बेटा, फ्रीक्वेंसी पर, एंड इट डज नॉट चेंज विथ मीडियम, मीडियम के हिसाब से चेंज नहीं होता है। मतलब एक फोटोन जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर भी चला जाए ना, तो उसका एनर्जी चेंज नहीं होगा, उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका स्पीड चेंज हो सकता है, उसका वेवलेंथ चेंज हो सकता है, ये दोनों चीज़ें चेंज हो जाएगी। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब क्या होता है, इट इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों फील्ड में ये डिफ्लेक्ट नहीं होता है। फोटोन डज नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट, बराबर है। इसकी जो स्पीड है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो रफली हम लोग नंबर लेते हैं, तो इसका स्पीड होगा। अच्छा, फोटोन के पास जो मास अगर बात करें तो रेस्ट मास 0 है, क्योंकि देखिए क्या होता है, इट डज नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट। हम लोगों ने क्या बोला, इट डज नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट, रेस्ट में नहीं मिलेगा तो उसका रेस्ट मास 0। क्या इसका मतलब यह है कि उसके पास मास नहीं है? उसके पास मास है। कितना है? तो देखिए आइंस्टाइन का एक जो प्रॉपर थियरी आया था, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, तो उसमें देखिए एनर्जी इज इक्वल टू m इनटू, अभी जो फोटोन है, मान लीजिए फोटोन मोशन में है, तो मोशन में होते समय उसका जो रिलेटिविस्टिक मास होगा वो मान लीजिए m है। रेस्ट मास तो 0 है, अगर कंपिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है रेस्ट मास के बारे में तो बिंदास 0 बोल दीजिए, लेकिन ये मोशन में है तो उसका रिलेटिविस्टिक मास m है और उसका एनर्जी जो होगा फोटोन का वो होगा mc²। लेकिन अभी जो आइंस्टाइन के हिसाब से अगर बात करें तो जो फोटोन है उसका एनर्जी होता है h इंटू फ्रिक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को मैं f लिख देता हूँ, देखिए फ्रीक्वेंसी है ये आ गई, या फिर mc² इज इक्वल टू hc/λ भी बोल सकते हैं हम लोग। चलो इसको अगर मैं सॉल्व करने के लिए लेता हूँ तो m इज इक्वल टू h इंटू फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाई c², ये मेरे पास एक फॉर्मूला आ जाता है। इसको अगर मैं बराबर सही तरीके से देखता हूँ तो m इज इक्वल टू, देखिए एक c कैंसिल करवा दो, सो h बाय ये आ जाएगा बेटा c⁻। तो आपको क्या चीज़ यहाँ पर समझ में आ रही है वो देख लो। एक तो यहाँ पर मास अगर देखोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी को, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, या फिर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ मिल जाएगा। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है, एग्जाम्पल के तौर पर देखो रेड और वायलेट अगर आप बात करो आज के दौर पर, रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है, वेवलेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वायलेट, तो वेवलेंथ ज़्यादा है मतलब मास ऑफ रेड मस्ट बी लेस देन मास ऑफ वायलेट। तो जिसका मास, जिसका देखिए वेवलेंथ ज़्यादा है उसका मास क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, या जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसका मास ज़्यादा होना चाहिए। ये मास ऑफ फोटोन यहाँ पर आपको ईजिली निकालते आ सकता है। मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या है, तो देखिए मोमेंटम जो होता है वो होता है मास मल्टीप्लाई बाय, तो जो फोटोन है उसका स्पीड तो c है। अभी हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर कि मोमेंटम को h/c⁻ भी लिख सकते हैं, सो h/c⁻ इंटू c, तो मोमेंटम बेटा कितना आ गया आपके पास में, मोमेंटम आ गया यहाँ पर cc कैंसिल करवा दो तो h डिवाइडेड बाय आ गया λ, ये आ गया मोमेंटम। तो मोमेंटम को आगे के लिए आप ध्यान में रखो, याद करो इसको कि मोमेंटम इज h डिवाइडेड बाय λ। दो चीजें हमारे पास बेसिकली आ चुकी है। तो फोटोन से रिलेटेड जो जरूरी चीजें हैं उसके बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले कोई भी एंट्रेंस के लिए, अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको ये चीज समझनी है, रेस्ट मास 0 है फोटोन का, लेकिन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड है, ये रिलेटिविस्टिक मास है, जब ये मोशन में होता है तब वाला मास है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, और मोमेंटम हमें मिल गया h/λ। अभी आगे बात करते हैं हम चलो इंटेंसिटी वाला एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर रह गया था, उसको भी समझ लेते हैं। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। देखिए ये थियरी है। अगर आप वेव्स के हिसाब से बात करते हो तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। जितने डिजिटल डिवाइसेस होते हैं ना, वो इस बेसिक प्रिंसिपल पर आज काम करते हैं। जैसे चार्ज कपल डिवाइस हो, चार्ज कपल डिवाइस इन द सेंस जो होता है, देखिए समझ लो इसको, CCD हम लोग उसको बोलते हैं, चार्ज कपल डिवाइस। जब हम लोग कैमरे से फोटोग्राफ लेते हैं तो जो लाइट आता है वो एक सेंसर पर गिरता है, तो जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स उस पर गिरने वाले हैं उस हिसाब से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होने वाला है, उस हिसाब से वो फोटोग्राफ जो होगा वो फोटोग्राफ कैप्चर किया जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस होती है जिसमें आज इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स पर एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो बात करते हैं यहाँ पर फोटोन काउंट पर सेकंड के बारे में। कोई एक सोर्स है
और ये सोर्स का जो पावर है मान लीजिए P है। देखिए यहाँ पर 3 P आने वाले हैं, एक आने वाला है P पावर के लिए, एक आने वाला है P जो आ चुका है मोमेंटम के लिए, और एक जो P आने वाला है वो आने वाला है प्रेशर के लिए। ये 3 चीज़ें हमारे सामने रिपीटेडली आने वाली है। तो उसमें करना क्या है वो समझ लो, उसको थोड़ा सा अलग तरीके से हम लोग टैकल करते हैं, ठीक है। तो कोई एक सोर्स है, ये सोर्स लाइट इमिट कर रहा है, तो हम लोग टोटल एनर्जी अगर बात करें, देखिए क्या होता है, देखिए ये बल्ब है, ये बल्ब जब ग्लो हो रहा है, मान लीजिए 100% ये लाइट इमिट कर रहा है, तो इसका जो बल्ब का पावर होगा, बल्ब का पावर मान लीजिए कैपिटल P है, बल्ब का पावर मान लीजिए कैपिटल P है। तो पावर जो होता है वो होता है टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, हम लोग अभी बात किया है कि फोटोन के बारे में, तो ये कितना फोटॉन्स इमिट कर रहा है, तो चलो मान लीजिए n नंबर ऑफ फोटॉन्स, हर एक फोटोन का एनर्जी कितना होगा, तो h टाइम्स फ्रीक्वेंसी होगा। तो चलो ये भी ले लिया, डिवाइडेड बाय टाइम मैंने डाल दिया, तो पावर आ गया। तो पावर इज इक्वल टू, देखिए नंबर डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि हमको पूछा गया है फोटोन काउंट पर सेकेंड, तो इसको मैं स्मॉल n लिख देता हूँ, ये आ गया h और ये आ गया f, कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो n मैंने यहाँ पर क्या डिक्लेयर कर दिया, n नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो चलो यहाँ पर पावर जो है, देखिए समझ लीजिए, मैं पावर 3 टर्म्स में आने वाला, लेकिन मैंने यहाँ पर पावर को मैंने कैपिटल P बोल दिया, समझ लो इसको। तो पावर n h इंटू एफ आ गया, या फिर इसको n h c बाई लैम्बडा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो n को लिख सकता हूँ मैं पावर वेवलेंथ डिवाइडेड बाय एच सी, ठीक है, ये n समझ लो इसको, ये n है, और ये प्लैंक कांस्टेंट वाला n है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा दिखने में, तो जो होगा ये स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्म्स रिलेटेड है। चलो उसको इरेज ही करवा देता हूँ ना, क्या दिक्कत रखना। सो ये आ गया नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट, P लैम्बडा डिवाइडेड बाय एच सी, इसको ध्यान में रखो, सॉल्व करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। इंटेंसिटी क्या होता है वो समझ लो। इंटेंसिटी जो होता है वो होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल, पर सेकेंड पर यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल टू इट। मान लीजिए ये बल्ब है, यहाँ पर ये बल्ब का जो पावर है P है, ये हर तरफ जो है लाइट इमिट कर रहा है, ऐसा समझ के चलो, और मैं किसी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर आया हूँ, तो इससे सेंटर से मैं डिस्टेंस मेजर करता हूँ। चलो मान लीजिए मैं R डिस्टेंस पर हूँ, तो R डिस्टेंस पर इंटेंसिटी कितना है लाइट का, ये हमको समझना है। तो इसके लिए फॉर्मूला हम डेवलप करते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला किस तरीके से देखो, तो जो फोटॉन्स इमिट हो रहा है उन सारे के सारे फोटॉन एनर्जी डिवाइडेड बाय सेकंड अगर मैं लिखता हूँ, तो ये पावर भी लिख सकते हैं हम लोग, मतलब ये लिखने का तरीका हो गया, पावर डिवाइडेड बाय एरिया, कुछ इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। या फिर आप इसी को कैरी कर दो, एनर्जी n नंबर ऑफ फोटॉन्स, हर एक फोटॉन का एनर्जी hf, और एरिया यहाँ पर मैंने लिख दिया, और यहाँ पर जो टाइम था वो टाइम मैंने डाल दिया। इंटेंसिटी कैन बी इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स अपॉन टाइम, तो स्मॉल n ऑलरेडी हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया, ये h आ गया, ये फ्रीक्वेंसी आ गया, ये एरिया आ गया, कुछ इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। या फिर समझ लो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड को भी आप इंटेंसिटी एरिया डिवाइडेड बाय h इंटू फ्रीक्वेंसी लिख दो, या फिर IA डिवाइडेड बाय h, फ्रीक्वेंसी को c डिवाइडेड बाय वेवलेंथ लिख दो। ये अलग अलग तरीके हैं जो हम लोग यहाँ पर अडॉप्ट कर सकते हैं। फॉर्मूले तो कई सारे बन जाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इंटेंसिटी वाला बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पावर डिवाइडेड बाय एरिया, उसको तो आप क्लासिकल मैकेनिक्स में भी पढ़ लिए होगे, वो तो आने ही वाला है, वो आप कर सकते हो। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली अगर मुझे लिखना है एनर्जी, तो देखिए n फोटॉन्स इमिट कर रहा है वो, तो n फोटॉन्स इमिट कर रहा है मान लीजिए पर सेकंड, तो मैंने n पर सेकंड में ला लिया उसको, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, यही काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम लोग नंबर ऑफ फोटॉन्स काउंट करने से बेहतर है फोटॉन्स पर सेकंड को काउंट कर सकते हैं। ये एक फार्मूला आ सकता है, ये इंटेंसिटी से रिलेटेड फार्मूला है, आप इसको इस्तेमाल कर लो। चलो, तो फोटॉन फ्लक्स को लिखा जाता है फाई इज इक्वल टू, ये होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, या फिर इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो आप, नंबर ऑफ फोटॉन्स अपॉन एरिया, और ये सेकेंड वाला टाइम आ गया। लेकिन
नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड को आप n लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय आप ये एरिया वाला यहाँ पर एरिया a लिख दो या फिर n बाय a लिख लो, ये एक फॉर्मूला हो गया। लेकिन अभी आप लोगों ने देखा कि स्मॉल n जो होता है उसको अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए पावर को हम लोगों ने क्या लिख दिया था, n h न्यू या फिर एन एच इंटू फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी या फिर न्यू, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, या फिर एन एच इंटू न्यू, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पावर के बारे में बात कर रहा हूँ, मोमेंटम नहीं है, पावर है, तो ये एन एच सी डिवाइडेड बाई लैम्बडा, तो एन को आप लिख सकते हो पी लैम्बडा डिवाइडेड बाई एच सी, ये भी तरीका हो सकता है। तो अगर आपको चाहिए फाई, चलो लिख लो पी लैम्बडा डिवाइडेड बाई, देखिए एच सी और यहाँ पर एच सी इंटू एरिया आ गया, ये भी चीज़ हो सकती थी, फाई इज इक्वल टू, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये पी पावर डिवाइडेड बाय एरिया जो होता है ये इंटेंसिटी होता है, तो आई लैम्बडा डिवाइडेड बाय एच सी भी आप लिख सकते हो, ये भी एक तरीका है, इससे भी आ सकता है। तो ये कुछ डेफिनेशंस जो आपको समझना है, जो आपको ध्यान में रखना है। चलो ठीक है, ये हो गया। अभी फोर्स एक्सर्टेड बाय लाइट बीम ऑन द सरफेस, तो चलो कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पर एक सरफेस है, यहाँ पर एक सरफेस है, ये जो फोटोन आ रहा है, ये फोटोन आने के बाद दो चीज़ें हो सकती है, या तो ये जाएगा कोलिजन कर देगा और एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब अगर हो जाता है तो इसका मोमेंटम पूरी तरीके से लॉस हो जाएगा। अच्छा, ये एक फोटोन के बारे में बात कर रहा होता है, ऐसे नंबर ऑफ फोटॉन्स हो सकते हैं, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स यहाँ पर जा रहा है, तो टोटल मोमेंटम जो होगा उसको अगर हम लोग पहले बात करते हैं तो मोमेंटम जो होगा, देख लो मोमेंटम जो होगा, तो मोमेंटम जो फोटोन का होता है वो होता है एच डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, ये होता है मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कितना आ रहा है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड वाली अगर बात करें आप लोग तो वो कितना आएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा पी लैम्बडा बाय एच इंटू सी, ठीक है। क्या आ जाएगा, पी लैम्बडा डिवाइडेड बाय एच इंटू सी। देखिए इसके पहले हम लोगों ने देख लिया है पी लैम्बडा डिवाइडेड बाय एच सी, पी लैम्बडा डिवाइड बाय एच सी, इसको इस्तेमाल करना है, तो पी लैम्बडा डिवाइडेड बाय एच सी आ गया। तो देखिए फोर्स अगर बात करें तो फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय होता है टाइम। तो यहां पर देखिए नंबर में ही नंबर पर सेकंड आ रहा है, तो n इंटू आप लिख सकते हो n इंटू मोमेंटम, n इंटू मोमेंटम, तो मोमेंटम को हम लोग लिख देते हैं मोमेंटम डायरेक्टली p के अलावा, क्योंकि p तो पावर हो रहा है, तो n इंटू मोमेंटम। अभी चेंज के बारे में बात करो, देखिए जो कोलिजन हो रहा है तो एब्जॉर्ब हो रहा है, तो एब्जॉर्प्शन अगर हो रहा है तो वापस नहीं आ रहा, तो चेंज जो है ये इतना ही आने वाला है। इसको अगर मैं लिखता हूं तो n को अगर लिखता हूं तो देखिए पावर लैम्बडा डिवाइडेड बाय h इंटू सी, और मोमेंटम वाला फॉर्मूला था h डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। तो फॉर्मूला में देखो आप लैम्बडा लैम्बडा कट h h कट, तो फोर्स आ जाएगा दिस इज पावर डिवाइडेड बाय सी, ये फॉर्मूला मिल गया मुझे। ये कब होता है, जब फोटोन अगर एब्जॉर्ब हो जाए, फोटोन अगर एब्जॉर्ब हो जाए, अगर फोटोन 100% रिफ्लेक्शन अगर आता है, फोटोन अगर रिफ्लेक्ट हो जाता है तो क्या होता है, F इज इक्वल टू, इसकी अलावा मैं 2 टाइम्स पावर डिवाइडेड बाय मैं C लिख दूंगा। क्यों लिखूंगा, क्योंकि यहां पर फोटोन इज रिफ्लेक्टेड, फोटोन इज रिफ्लेक्टेड। अभी देख लो ये रिफ्लेक्टेड वाला किस्सा आ गया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना, कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब हो जाए, कुछ अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाए, तो एक आप कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन और कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, इनका लॉजिक आपको पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन प्लस रिफ्लेक्शन प्लस ट्रांसमिशन इज इक्वल टू 1 था। अभी यहाँ जो लाइट पड़ रहा है वो ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, या तो एब्जॉर्ब हो रहा है या फिर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ट्रांसमिशन 0 मान लो, और इज इक्वल टू यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ आप रेडिएशन में पढ़ते हो। तो मैं यहाँ पर इस फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई करा देता हूँ, तो F इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय C, और यहां पर मैं लिख दूंगा बेटा 1 प्लस आर, 1 प्लस आर लिख दूंगा। तो 1 प्लस आर, देखिए मान लीजिए 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है, जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो आर की वैल्यू 1 आ गई, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, ये आ गया। जब 100% एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्शन का मीनिंग 0 हो गया, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन जो था, राइट, एब्सॉर्प्शन रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन रिफ्लेक्शन जो था वो 0 था, तो आपको 0 लिख दो, तो ये पावर डिवाइड बाय C आ गया। अगर कुछ परसेंटेज में है, मान लीजिए 0.3% एब्जॉर्ब हो गया, इसी का मतलब 0.3% अगर मतलब 0.3 एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट अगर दिया है तो 0.7 रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट होना चाहिए, तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 0.7 लिख दो, तो 1 प्लस 0.7 1.7 आ जाएगा।
ये समझ रहे हो आप? देखिए इस पर, इसके लिए रेडिएशन वाली थ्योरी आपको समझना जरूरी है। जो ए होता है, आर होता है, इनका एडिशन 1 आ रहा है तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 0 पॉइंट में होगी। परसेंटेज में ना बताते हुए फ्रैक्शन में अगर बताते हैं हम लोग, तो ए 0 पॉइंट मान लीजिए 3 है, आर 0.7 होगा, तो आर की वैल्यू ही यहाँ पर लिखनी है हमको। ये हो गया फोर्स। अभी लास्ट टर्म आ जाएगी प्रेशर वाली। चलो रेडिएशन प्रेशर पे बात करते हैं। तो प्रेशर जो होता है, प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अभी तो हमें फोर्स का फॉर्मूला मिल चुका है, तो मैं प्रेशर को यहां पर लिख दूंगा इज इक्वल टू, देखिए P जो पावर वाला था, पावर डिवाइडेड बाय, हाँ कितना था, C था, ये एरिया एज इट इज, लेकिन यहां पर आ गया 1+R। अभी आपको समझना है पावर डिवाइडेड बाय जो एरिया होता है, पावर डिवाइड बाय जो एरिया होता है वो होता है इंटेंसिटी। तो ये आ गया I डिवाइड बाय C, ये आ गई 1+R वाली वैल्यू, ये हो गया हमारे पास प्रेशर। अभी इसको समझो, अगर 100% एब्सॉर्प्शन चल रहा है, अगर 100% एब्सॉर्प्शन चल रहा है तो प्रेशर वाली वैल्यू आ जाएगी, एब्सॉर्प्शन 100% तो रिफ्लेक्शन 0 आ गया, तो ये I डिवाइडेड बाय C। लेकिन अगर रिफ्लेक्शन 100% हो रहा है, जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है मटेरियल पर, तो रिफ्लेक्शन जो है 100% अगर है, तो जो प्रेशर बनने वाला है उस प्लेट पर वो बनने वाला, देखिए R की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 1 + 1 2, तो 2I डिवाइडेड बाय C। अगर फ्रैक्शन में आता है, मान लीजिए 0.3 जो है ये एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट है, तो 0.7 जो होगा ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट होगा। उस समय अगर आप प्रेशर के बारे में बात करो तो प्रेशर I डिवाइडेड बाय C और 1 + 0.7 मान के चलता हूं मैं, तो ये 1.7 I डिवाइडेड बाय C मिलने वाला है। इस तरीके से हम लोग प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं।